वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भाषा को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी बातों में जो बात निकल कर के आती है वो चर्चा लायक भी नहीं रह गई, इसलिए कि वो बोलते ही हैं तो कुछ इस तरह की बात निकल कर के आती है जो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है, और कम से कम नेता प्रतिपक्ष के मुंह से तो कतई वो बात स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। न केवल कांग्रेस का, नेता प्रतिपक्ष का, बल्कि राजनीति को भी जिस रसातल में राहुल गांधी लेकर के जा रहे हैं, इतिहास उनको इसके लिए जरूर याद रखेगा। माफ़ करे न माफ़ करे, ये इतिहास लिखने वाले जाने, लेकिन ये तो तय है। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ? इतनी लंबी चौड़ी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि रायबरेली की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको उन्होंने गद्दार कहा। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं, और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है, और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। और ये बातें वो राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए, या जिसको राइट विंग वाले राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, उसके बारे में वो लगातार बोलते रहते हैं। लगातार वो इस बारे में बोलते रहते हैं, आरएसएस के बारे में बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी के लोग आरएसएस वाले के बारे में बोलते रहते हैं, वो सावरकर के बारे में बोलते रहते हैं कि वो माफ़ी वीर हैं। वो वीर तो कदापि नहीं है, और मैं वो गांधी हूँ, सावरकर नहीं है। इस तरह की बात करते रहते हैं। आरएसएस के बारे में जहर वो उगलते रहते हैं। लेकिन एक चुने हुए प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, ये शायद भाषा के स्तर पर इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 2 बार क्लियर कट मेजॉरिटी से जीत करके आए थे। इस बार वो मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, और लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। 2 साल पूरे होने को हैं और मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं। 2024 में जो हार हुई है, उसके बावजूद, हार उसको आप कह लीजिए, कांग्रेस की भाषा में वो हार है, लेकिन हार करके भी उन्होंने सरकार बनाई है। कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं आई हैं जितनी 3 चुनाव में उतनी सीटें नहीं आई हैं जितनी अकेले इस बार भारतीय जनता पार्टी को आई है। तो एक ये स्थिति है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलेंगे कि सारे जो मोदी चोर क्यों होते हैं, इसको लेकर के कोर्ट में उन्होंने माफ़ी जैसी स्थिति आई। चौकीदार चोर को लेकर के वो माफ़ी मांग ही चुके हैं। तो प्रधानमंत्री को डंडे मारे जाएंगे वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, या जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो 3rd पर्सन में जो बोलते हैं, वैसा आदमी किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करता है। मतलब ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, उसमें आप अपने हाउस हेल्प को भी उस तरह की भाषा में बात नहीं करते हैं, या नहीं करना चाहिए। अगर आप बात नहीं करते हैं तो फिर आप पर लोग कमेंट करेंगे, आपके व्यवहार पर लोग चर्चा करेंगे कि आप सभ्य भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी भाषा सभ्य नहीं है। और कम से कम वो व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक समूह को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये कहता है कि हम मोदी को हरा करके और एक विपक्ष की सरकार बनाएंगे, वो तो ऐसी भाषा कदापि उसको नहीं बोलना चाहिए। और क्या ये भाषा जनता स्वीकार कर रही है? नहीं स्वीकार कर रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई, कांग्रेस को 99 सीटें आई। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद हरियाणा के चुनाव कांग्रेस हारी, जहाँ सीधा मुकाबला था। महाराष्ट्र का चुनाव बुरी तरह से हारी, जहाँ 2024 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी है। उसके अलावा आप दिल्ली हारे सीधे मुकाबले में। तो ये उसके अलावा आप अब आसाम हारे, पश्चिम बंगाल में आप कहीं हैं ही नहीं हैं, आप पौंडीचेरी गायब हैं, आप केवल केरल जीत करके आए हैं। और केरल इसलिए भी आप जीत करके आए हैं कि वहाँ उसमें राहुल गांधी की कोई योग्यता नहीं थी, या राहुल गांधी के कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम के निर्धारण में भी राहुल गांधी जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे उसके नाम पर आम असहमति थी, और बाद में राहुल गांधी को उनकी बहन ने कन्विंस किया कि नहीं, शायद और किसी की बात पर कन्विंस भी नहीं होते, कि जिस व्यक्ति के नाम की बात राहुल गांधी कर रहे थे उसके नाम को आगे करना नुकसान पहुंचाना था, इसलिए दूसरे नाम पर चर्चा हुई और उस पर स्वीकृति हुई। तो राजनीतिक तौर पर आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है आपको। और आप राजनीति करते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहते हैं, और आप सोरोस के लोगों के साथ, इल्हान उमर जैसे लोगों के साथ ISI स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। तो लोग प्रश्न करेंगे। कुल मिलाकर के देश में एक क्यास जैसी स्थिति पैदा करना, क्यास जैसी स्थिति पैदा करके क्या आप राजनीतिक निहितार्थ आपको मिलेंगे? क्या आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये बात राहुल गांधी लगातार ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको मानने के लिए नहीं तैयार है। और इसीलिए उनका अपना एक सेट एजेंडा है कि वो किसी तरह से प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करें। अगर इन अपशब्दों से राहुल गांधी के राजनीतिक फायदा होता है तो उनको करना चाहिए, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है, चुनाव दर चुनाव नुकसान हो रहा है। मैंने सारे चुनाव गिना दिए। आसाम चैलेंज करके हेमंत बिस्व शर्मा ने हरा दिया। वैसा ही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ। तो जब आप ये सारी चीज़ें लगातार देख रहे हो, उसके बाद भी इस तरह की अब ये इस पर FIR भी होगा, मुकदमाबाजी भी होगी, और इसको लेकर के बात और आगे भी जाएगी। लेकिन क्या इन सब बातों से राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है। एक वर्ग है जिस वर्ग को, जो हिंदू घृणा से जिसको आनंद आता है, उस वर्ग की तालियां जरूर मिलती है। और राहुल गांधी को जब उस वर्ग की तालियां मिलती है तो राहुल गांधी को लगता है कि जनता पसंद कर रही है। मुझे लग रहा है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो वो लगातार चुनावी उसमें हारेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि वो चुनाव हारे चाहे जीते, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उनको दूसरे को चुनावी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। वो कम से कम सेंसिबल और रीजनेबल बात तो करे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।